Good morning, everyone. Last week we have continued with our lesson Resources and Development for class 10th. That is first lesson of geography. Up to now we have discussed resources definition, classification of resources, then after resource planning, then after conservation of resources, then after land as a resource, now soil as a resource. In soil as a resource, we have discussed about two major soils. These are alluvial soil and black soil. Most of the time the question comes from that particular two topics only. अगर soil से related कोई question आता है तो ज्यादातर आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे इन्हीं दो से ही आता है. Either the comparison between two, या तो दोनों का comparison पूछ लिया जाता है कि alluvial और black soil, या briefly explain about one of them. इनमें से किसी एक का brief में संक्षेप में पूछ लिया जाए. 3 नंबर में आएगा तो एक, नहीं तो दोनों का आ जाता तो 5 नंबर में. बाकी हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन और भी है, रेड एंड येलो सोइल, लैटेराइट सोइल, एरिड सोइल, फॉरेस्ट सोइल. उसके अलावा हमारे पास 4 हो रहे हैं, टोटल 6 क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल आर देयर. लेकिन महत्वपूर्ण हमारे दो हैं. यू आर सपोज टू फोकस ऑन दोज टू, देन आफ्टर यू आर सपोज टू गो थ्रू द अदर वन. अगर आप पहले उन दो पर ज्यादा ध्यान दें, उनकी फीचर्स को फोकस करें, क्या क्या उनकी मेजर फीचर्स हैं, उसके बाद इन 4 को पढ़ें. हालांकि जरूरी सारा है. इफ इट इज इंक्लूडेड इन द बोर्ड सिलेबस देन एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. हर टॉपिक जरूरी है, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण वो दो हैं, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें. तो हमने कल उन्हीं के बारे में डिस्कस किया था, एल्युवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल. टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन, रेड एंड येलो सॉइल. रेड और येलो सॉइल. अब रेड एंड येलो सॉइल, उसमें in the very beginning it is given these are made up of crystalline igneous rocks और crystal form में which are seems to be glassy. ऐसा लगता है जैसे ग्लास की तरह चमकते हुए, उसकी तरह वो रॉक्स है, लेकिन there is no glassy content. उसके अंदर ग्लास कंटेंट नहीं होता कि उसके अंदर ग्लास या शीशा होता है, लेकिन उस प्रकार ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है. उस प्रकार की igneous rocks हैं, उनसे बना हुआ है ये हमारे रेड एंड येलो सॉइल. ये हमारे ज्यादातर पाए जाने वाले हिस्से कौन से कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. हमारे डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा उसके अंदर, उसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक ये हमारे पास रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है. अब इसके देखो नाम, रेड एंड येलो. अब पहला नाम ले लें इसका, रेड. बनी हुई है हमारे पास क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, उसके बाद रेड कलर कहां से है? दोज क्रिस्टल रॉक्स हैव सम आयरन कंटेंट. जो हमारे पास ये रॉक्स हैं, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उनके अंदर कुछ आयरन कंटेंट है, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें रेड कलर दिखाई देता है, यानी आयरन कंटेंट की वजह से. अब चलो आयरन कंटेंट की वजह से हमें रेड कलर दिखाई देता है. येलो कहां से आया? व्हेनेवर देयर इज मॉइस्चर और ड्यू टू रेन. जब हमारे यहाँ बारिश होती है, उसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन होती है, उसके बाद हम देखते हैं उसका येलो कलर. इसका छोटा सा एग्जांपल आप घर पर देख सकते हैं. कई बार हमारे पास एक पुराना लोहा कोई भी आप अगर मिट्टी वगैरह में डाल देते हैं, उसके ऊपर देखो रेडिश कलर का उसका रस्ट जंग लगने के बाद हल्की ऊपर की लेयर आती है, आप उसको थोड़ा उतारें तो ऊपर का थोड़ा थोड़ा छिलका सा उतर जाता है, स्लाइटली रेडिश इन कलर. आप उसी के ऊपर पानी डाल दें और कुछ समय के बाद देखें उसमें से जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म बाहर जाएगा, थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद स्लाइटली येलोइश इन कलर, वो येलो कलर में दिखाई देगा. वही यहाँ है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके अंदर कुछ जो आयरन का कंटेंट उसकी वजह से रेड कलर दिखाई देता है. लेकिन जब हाइड्रेटेड वर्ड आपका इस्तेमाल, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी हो विद वाटर, तो पानी के बाद जब इसमें मॉइस्चर होता है, पानी के बाद उसका कलर येलो दिखाई देता है. तो हमारे पास ये थी रेड एंड येलो सोइल. अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट है लेटराइट सोइल. लेटराइट सोइल, इसमें आपका लेटिन वर्ड है, लेटर तो शुरू का अगर आप वर्ड ले लें, वैसे अगर इंग्लिश में लिटरेचर पार्ट की बात करें, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में. लेकिन उसमें लेटिन वर्ड के अनुसार इसका मतलब क्या है? ब्रिक. अब देखो ये ब्रिक बनती कैसे है? जो ईंट, घरों में जो मकान बनाते हैं, ईंटें बनती कैसे है? अंडर ए हाई टेम्परेचर. आप देखते हो ईंटें कहां? भट्टी के अंदर बहुत सारे टेम्परेचर में बनाई जाती है. सीधा सा मतलब है. तो लेटराइट सोइल कहां पाई जाएगी? जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा. यानी ब्रिक एक हाई टेम्परेचर में बनती है. तो इससे एक वर्ड लेटर का मतलब भी यहाँ क्या दे रखा? ब्रिक. ये लेटिन वर्ड है, उसका मतलब लेटर का मतलब होता है लेटिन भाषा में, इंग्लिश में नहीं. इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे इसका होता है बाद में, तो वहां होता है इसका ब्रिक. तो वहां जैसे हाई टेम्परेचर के अंतर्गत जहां है, इसका मतलब ये कहां पाई जाएगी? जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा.
और ये जो लैटेराइट सोइल पाई जाती है यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके साथ साथ बारिश भी ज्यादा होती है। अब इसके साथ दे रखा है ह्यूमस कंटेंट इज लो। यहाँ ह्यूमस कंटेंट कौन सा है? पार्शली डिकम्पोज मटेरियल व्हिच प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सोइल, जो कि फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यानी ह्यूमस कंटेंट कम है तो फर्टिलिटी कम है, ह्यूमस कंटेंट कम है फर्टिलिटी कम है। फर्टिलिटी कम क्यों है? जबकि आपने देखा बारिश तो बहुत होती है यहाँ। फर्टिलिटी कम होने का कारण है द एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फर्टिलिटी नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? हमारे रिएक्शन के लिए मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों चाहिए, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे जीव माइक्रो बैक्टीरिया जो है विच हेल्प इन द डिकम्पोजिशन, जो की चीजों को डिकम्पोज होने में मदद करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट नहीं है। इस जगह पर हम खेती तो कर सकते हैं। अब हमारे पास ह्यूमस कंटेंट कम है, खेती तो फिर भी की जा सकती है, बट आफ्टर एडिंग ए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद थोड़ी ज्यादा डालें, जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर उनका इस्तेमाल ज्यादा करें, तब जाके यहाँ खेती की जा सकती है। ये ज्यादातर हमारे पास बेल्ट कोना कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये जो बेल्ट है इसके अंदर हमारे पास पाई जाती है ये जगह। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम, हालांकि मध्य प्रदेश की उड़ीसा और आसाम का कौन सा हिस्सा? केवल हिली रीजन, उसके अंदर भी ये पाई जाती है। अब इसके बाद दे रखा है कि इसमें महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी होती हैं। इसमें लेटराइट सोइल, लेटराइट सोइल में महत्वपूर्ण फसलें कौन सी है? टी और कॉफी होती है। ये हमारे यहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में, ये जो हिली स्लोप्स है, आप नीलगिरीज अगर आप इनका देखोगे आपके मैप के अंदर तो मिलेंगी वहां माउंटेन्स जो हमारे पास हिल रेंजेस है उसमें, तो उनके स्लोप में क्या हमारे टी और कॉफी की खेती होती है इन एरियाज में। उसके साथ साथ हमारे यहाँ इसके ऊपर कैश्यू नट की भी, आप फिर वापिस देखोगे तमिलनाडु है हमारे पास, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसके ऊपर कैश्यू नट की खेती, काजू, उसकी खेती भी की जाती है। तो हमारे पास रेड और येलो सोइल, हमारे पास क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से रेड एंड येलो सोइल, उसके अंदर आयरन कंटेंट है जिसकी वजह से रेड दिखाई देती है। जब मॉइस्चर ज्यादा हो तो रिएक्शन के बाद इसका कलर थोड़ा येलोइश दिखाई देता है। हमारी नेक्स्ट है लेटराइट सोइल, लेटर वर्ड का पढ़ा हमने, ब्रिक यानी हाई टेम्परेचर में डेवलप होती है, जिसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट कम क्यों है? हाई टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो बैक्टीरिया व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिकम्पोजिशन, वो खत्म हो जाती है, इसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट कम है। खेती कर सकते हैं। खेती करने का तरीका क्या है? एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स डालने होंगे उसके लिए। वहां महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी होती हैं? टी और कॉफी, हमारे यहाँ कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और हमारे यहाँ कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास कैश्यू नट की भी खेती होती है। नेक्स्ट है हमारी एरिड। एरिड और अरेबल दोनों वर्ड पहले पढ़ चुके हो आप लोग। एरिड बंजर, अरेबल जो उपजाऊ, विच इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए उपयुक्त हो। तो एरिड से ही पता चल रहा है, एरिड बंजर जिसके ऊपर खेती करना मुश्किल है, यानी उपजाऊपन नहीं है, उसमें फर्टिलिटी नहीं है। अब इसका कलर की बात करें तो रेड टू ब्राउन, यानी कलर अलग अलग है। दूसरा हमारी राजस्थान की मिट्टी जैसे कि जिसको बोलो सैंडी, जिस प्रकार उठाते उड़ जाती है, इस प्रकार की सैंडी सोइल है। इसके अंदर सैलिनिटी बहुत होती है, यानी नमक की मात्रा काफी पाई जाती है इस प्रकार की सोइल जो एरिड सोइल है। और जहां कई जगह टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इवेपोरेशन बहुत, टेम्परेचर ज्यादा होने से इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो कई जगह तो इसके नीचे की लेयर है उसमें कंकर पाए जाते हैं। क्यों? जो कैल्शियम कंटेंट है वो हाइड्रेटेड होने के बाद, डिहाइड्रेटेड होने के बाद, यानी पानी मॉइस्चर निकलने के बाद वो थोड़ा हार्ड कंकर का रूप ले लेता है। तो नीचे की जो लेयर है हमारी मिट्टी की, उसके नीचे कंकर के फॉर्म में पाई जाती है। इसके साथ साथ कई जगह तो इससे नमक भी बनाया जा सकता है, यानी सैलिनिटी इतनी है इस मिट्टी में कि इससे नमक भी बनाया जा सकता है। और ये हमारे ज्यादातर कौन से? वेस्टर्न राजस्थान के इलाके में पाई जाती है। अगर और डाउन वर्ड्स आए, अगर और ओरिजिन्स की बात करें, आपने डिफरेंट ओरिजिन्स ऑफ सोइल आर कॉल्ड सोइल प्रोफाइल, ये पढ़ चुके हो आप 8th स्टैंडर्ड में कि हमारे सोइल क्या है, पैरेंट रॉक्स के बनी, उसके बाद जितनी वेदरिंग वगैरह, उसके बाद लास्ट में फाइन पार्टिकल्स बने तब सोइल बनी, उसके बाद उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कहां से आया, डिकम्पोजिशन के बाद। सोइल प्रोफाइल पढ़ी थी आपने 8th में, अगर आप लोगों को याद हो तो, सोइल प्रोफाइल। और डिफरेंट ओरिजिन्स यानी एक के बाद एक जो लेयर है उनको सबको मिला के सोइल प्रोफाइल बनती है। तो इसकी और नीचे के ओरिजिन्स और नीचे की लेयर में जाए तो उसके बाद छोटे कंकर हैं, इनकी हार्ड लेयर बन जाती है। इसी प्रकार नीचे जो कंकर उनकी हार्ड लेयर बन जाती है विच स्टॉप द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, अगर पानी और नीचे उसके बाद जा भी नहीं पाता, एक सख्त लेयर बन जाती है। तो ये थी हमारी एरिड सोइल। वहां भी हमारे पास खेती करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्चर नहीं रहता।
अब खेती की जा सकती है किसके द्वारा, इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ाएं। सबसे पहले जरूर तो इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, उसके बाद यहाँ खेती करना पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। ये हमारे यहाँ डिपेंड करती है कि किस प्रकार के फॉरेस्ट कहाँ हैं, उनके अनुसार मिट्टी किस प्रकार की होगी। ज्यादातर माउंटेन्स रीजन है, हिली रीजन है। अगर वैलीज की बात करें, माउंटेन्स और हिली रीजन अगर अपर पार्ट है तो आप देखो कोर्स ग्रेन्स, थोड़े मोटे दाने मिलेंगे मिट्टी के, क्योंकि फाइन पार्टिकल जल्दी हमारे पास थ्रू वाटर इरोजन, पानी के बहाव के द्वारा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें वैली की घाटियों में, तो लोमी चिकनी मिट्टी, क्योंकि काफी दिन तक मॉइस्चर रहता है उस पानी के अंदर, और बारीक मिट्टी है तो हमारे पास मॉइस्चर भी काफी रहेगा, सिल्टिज को हम गाद के तौर पर बोलते हैं, और लोमी चिकनी मिट्टी मिल जाती है। ऊपर के कोर्स मैंने बताया माउंटेन्स में थोड़े से मोटे दाने होते हैं मिट्टी के, तो कोर्स ग्रेन्स। अगर और लोअर पार्ट में जाएं तो हिमालयन रीजन के शिवालिक के बाद का रीजन आपने पढ़ा था, जो घाटियां हैं उसमें अगर देखें तो एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, वो भी फॉरेस्ट सॉइल में काउंट। यानी ये एरिया के अनुसार डिफर करती है कि कौन से फॉरेस्ट कहाँ है, किस प्रकार की मिट्टी वहां पाई जाएगी। तो फॉरेस्ट एरिया जो भी जहां है उसके अनुसार अलग अलग जगह की मिट्टी। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन टोटल कितना हो गया सॉइल का, देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल्स, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पढ़ी हमने, एलुवियल और ब्लैक सॉइल। देन आफ्टर दीज 4 रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब हमारे पास तो लास्ट पार्ट है इस लेसन का, अब इतना सारा पढ़ा सॉइल एज ए रिसोर्स, संसाधन के तौर पर। अब इसमें सॉइल डिग्रेडेशन, हमारे डिग्रेडेशन या हमारे पास इसका निम्नीकरण किस प्रकार ये खराब होती जा रही है, उसके साथ साथ कंजर्वेशन की जरूरत क्यों और किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखो डिग्रेडेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। हालांकि नेचर में इसका बैलेंस बना रहता है, प्रकृति में अगर हम इसको नहीं छेड़े तो बैलेंस बना रहता है, मिट्टी का कटाव भी लगातार होता रहता है, डिकम्पोज होती है, वापस भी बन जाती है। अगर हमारे पास नेचुरल प्रोसेस को हम डिस्टर्ब ना करें तो इसमें होता क्या है, और इसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, आफ्टर वेदरिंग एंड डिग्रेडेशन द वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर एटसेट्रा, इट माइट बी फ्रॉम द ग्लेशियर्स आल्सो। हमारे यहाँ ऊपर की परत मिट्टी का टूटना, उसके बाद उसका हवा के द्वारा उड़ जाना है, पानी के द्वारा बहके चला जाना है, ऊपर से पहाड़ों से बर्फ आती है उसके साथ बहके चला जाना, क्या है, इरोजन, कटाव। ये हमारे महत्वपूर्ण फैक्टर है सॉइल डिग्रेडेशन में। लेकिन अगर बैलेंस बना रहे तो उसके साथ साथ वापस भी बन जाती है। लेकिन हमने खुद इनको और थोड़ा बढ़ा दिया थ्रू डिफोरेस्टेशन, हमने पेड़ काटे, क्योंकि पेड़ों की जड़ें होल्ड करके रखती है मिट्टी को। तो इस प्रकार हमारे पास उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, कि हमारे यहाँ घास कम, उसके बावजूद हम जानवरों को लगातार चलाते तो उनके पैरों से वो जगह खाली जाती है, तो जैसे वो लूज होती है सोइल तो मिट्टी के द्वारा वो भी उड़ेगी। तो ह्यूमन फैक्टर है जो कि हमारे यहाँ इसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसमें एक वर्ड और आया है, जिसमें आपको एक वर्ड आया है गलीज। अब देखो इसका थोड़ा सा इजी और हो जाएगा अगर इसको आप हिंदी में पढ़ लें तो। अब गली किसको बोलते हो, जहां से जाते रास्ता। इसी प्रकार ये गलीज कहां बन जाती है, हमारे यहाँ जहां मिट्टी के ऊपर बारिश बहुत ज्यादा हो और वेजिटेशन कम हो, खाली जमीन पड़ी है, उसमें लगातार देखो कई बार पानी आता रहता है, अचानक से तेज पानी आता है तो बीच से मिट्टी निकल जाती है और दोनों साइड की दीवारें सी रह जाती हैं। यानी मिट्टी लगातार यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से स्लोप है, यहाँ से कटती चली गई, बीच से मिट्टी निकलती चली गई, और ये दोनों साइड की दीवार सी रह गई, बीच से एक ऐसा नाला सा बन गया। तो इस प्रकार की मिट्टी है, इस प्रकार खेत के अंदर कोई मिट्टी कट जाए और बीच में पूरा नाला सा बन जाए, क्या कहलाएगा, गलीज। वहां कल्टीवेशन मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, वहां से आप उसको वापिस उसके ऊपर से ट्रैक्टर वगैरह कैसे निकाल पाओगे, जगह जगह अगर एक ही जगह जहां स्लोप है हमारे पास, जैसे ड्यून, सैंड ड्यून्स है, टीले हैं, इस तरह की जगह पर बन जाए तो उसके अंदर हालांकि क्लेई सोइल में बनती है, चिकनी मिट्टी वहां भी बन जाएगी, ज्यादा बारिश की जगह पर जहां स्लोप होगा तो मिट्टी कट जाती है, उसके रास्ते से बन जाते हैं ऐसे, तो उसके अंदर वो भी कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं रहती, इसको फिर बोलते हैं बैड लैंड, क्योंकि खेती लायक नहीं रही वो। उसके अलावा ये अगर चंबल के एरिया की बात करें, चंबल जो रिवर उसके एरिया की बात करें, तो इस प्रकार की जो गलीज बनती हैं बहुत सारी, तो उसका नाम अलग से आ गया रेविन्स, RAVINES। तो अगर चंबल वाला इलाका है तो इनको बोलते हैं रेविन्स, है तो ये गलीज ही। अब आप रेविन्स वर्ड सुन के सोचोगे ये है क्या, तो इस प्रकार मिट्टी के कटाव से बीच से पूरा रास्ता सा बन जाए, दोनों साइड दीवार से रह जाए, बीच में काफी रास्ता सा बन जाए जगह जगह, तो उस पर कल्टीवेशन मुश्किल हो जाता है।
उसको बोलते हैं वेलीज, और चंबल का जो हमारा बेल्ट है उसमें इसको बोलते हैं रेविन्स। अब देखो इरोजन में दूसरा है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, ऊपर की पूरी लेयर, वेजिटेशन कम हो, ऊपर की पूरी लेयर है सोइल की, वो पानी या हवा के द्वारा बह के चली जाए पूरी की पूरी ऊपर की लेयर, तो क्या शीट इरोजन हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास विंड इरोजन, हवा के द्वारा लूज सोइल का उड़ जाना। वाटर इरोजन, पानी के द्वारा कटाव हो जाना। ये हमारे पास है इरोजन के अलग अलग तरीके। और कई बार क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, डिफोरेस्टेशन हमने देखा, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसा होता है। एक हमारे पास है डिफेक्टिव फ्लोइंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लोइंग, खेती करने का गलत तरीका। अब ये कैसे पॉसिबल है, खेती करने का गलत तरीका कौन सा है। अब देखो अगर आपके पास इस प्रकार स्लोप है, अगर आपके पास इस प्रकार स्लोप है मिट्टी का, तो स्लोप इस प्रकार है तो पानी यहां से स्पीड से ऐसे ही आएगा। अगर आप खेती करते समय ट्रैक्टर से या किसी भी से भी आप बैल से खेती करते हैं, चाहे ऊंट से करें खेती, तो उसमें अगर आप इस प्रकार ही फ्लोइंग कर दें, इसकी इसी प्रकार आप ये कर दें, तो आपने तो रास्ता और दे दिया उस पानी को। यानी एक तो स्लोप ऐसे था, ऊपर से आपने खेती भी ऐसे ही कर दी, तो उस स्लोप के साथ पानी जो आ रहा था, आपने जो लाइंस बन देंगी जो फ्लोइंग के बाद, उससे पानी का बहाव और तेज होगा, आपने रास्ता बना दिया उसके लिए, तो और तेज गति से उस मिट्टी को काटेगा। ये है रॉन्ग वे। सही तरीका कौन सा हो, अगर आपका स्लोप ऐसा है तो किस प्रकार करें खेती, इस प्रकार करें, यानी ट्रैक्टर को इस प्रकार चलाएं। तो ये क्या है, इसकी मेड जो दीवारें से बनेंगी वो पानी के बहाव को रोकेंगी, यानी यहां से पानी जाएगा, फिर यहां से हाइट थोड़ी सी जो मेड बनी, उसके बाद यहाँ पानी को थोड़ी सी उसकी फोर्स को स्टॉप करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और स्टॉप कर देंगे, तो पानी की फोर्स को कम करेंगे। तो सही तरीका है इस प्रकार खेती की जाए, बजाय कि ऐसे करने की बजाय। ये है रॉन्ग वे ऑफ फ्लोइंग, हमारा खेती करने का गलत तरीका। तो ये भी कई बार सहायक है सोइल इरोजन में। अब हमारे पास आता है सोइल कंजर्वेशन के डिफरेंट, इसको बचाएं कैसे, किस प्रकार बचा के रख सकते हैं। तो सोइल को कंजर्व करने के तरीके हमारे पास, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, अगर हमारे माउंटेन्स एरियाज की बात करें कि स्लोप ज्यादा है, वहां कटाव की संभावना ज्यादा होती है। एक कॉन्टूर प्लेइंग, कॉन्टूर फ्लोइंग की अगर बात करें, फ्लोइंग हमने देखा जुताई करना, खेती करना, और ये वर्ड है, इसको समझे। अब ये क्या है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है बाउंड्री के लिए, सीमा के लिए, यानी हमारे यहाँ स्लोप का जो लास्ट पार्ट है, यानी स्लोप अगर है उसमें नीचे आते आते एक बाउंड्री, सीमा, किसी भी स्लोप का लास्ट पार्ट, यानी स्लोप इस प्रकार का, यहाँ आने के बाद थोड़ा स्लोप और ज्यादा नीचे हो जाए तो यहाँ एक बाउंड्री बन गई, उसके बाद नीचे और स्लोप आई यहाँ, इसमें हम काउंटर होता लास्ट बाउंड्री। उसके साथ साथ फ्लोइंग किस प्रकार करें। अब जो रॉन्ग वे के बाद हमने राइट वे पढ़ा खेती का, वो तरीका यहाँ भी तो अपनाए। अगर हमारे पास इस प्रकार स्लोप है, इस बाउंड्री के साथ हम खेती किस प्रकार करें, ऐसी करें, एक काउंटर फ्लोइंग हो जाए। काउंटर फ्लोइंग यानी इस बाउंड्री के साथ इस प्रकार खेती करें कि यहाँ ढलान पर लास्ट में पानी, इसकी फोर्स कम हो जाए, कटाव कम होगा। तो काउंटर फ्लोइंग क्या होता है, जो बाउंड्री के साथ हमारे पास खेती करें तो वो किस प्रकार करें, इस प्रकार करें ताकि उसके फोर्स को कम कर दे। ऐसे करेंगे तो इसको वापस और नीचे तक ले जाएगा वो। इसकी बाउंड्री के पैरेलल इस प्रकार खेती करें उसको। दूसरा तरीका कौन सा है, आप इसमें पढ़ा टेरेस फार्मिंग, स्टेप्स काटते हैं उसमें आप, यानी एक स्लोप में से इस प्रकार पैरेलल कर दी जमीन हमें समतल की, उसके बाद थोड़ी सी नीचे स्लोप और उसके बाद दूसरी समतल कर दी, यानी जैसे आप स्लोप के बाद पानी आपने समतल जमीन की, उसके ऊपर पानी की फोर्स कम हो जाएगी। एक तो स्लोप ऐसे होगा, तेज होगा, इस प्रकार आ जाएगी, कम हो जाएगी, फिर नीचे वाले पर जाएगी और कम हो जाएगी। तो टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद एक तरीका और भी है। अब इसके साथ साथ हमारे पास इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपने एक फसल उगाई, उसके बाद एक घास की स्ट्रिप, यानी जो हमारे पास ग्रासलैंड उसकी बीच में जगह छोड़ दी, उसके बाद दूसरी फसल उगाई, उसके बाद घास, यानी हमने हार्वेस्टिंग किसकी की, फसल की, घास की थोड़ी की, वो स्ट्रिप तो एज रह गई। जब हमारा खेत खाली होगा, विंड इरोजन होगा या उसके द्वारा वाटर इरोजन होगा, तो हमारे पास इसकी स्ट्रिप है, ग्रास स्ट्रिप, ये हमारे पास उस फ्लो को रोक देंगी, मिट्टी को वहां स्टेबलाइज करने में सहायता करेंगी, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो बीच में स्ट्रिप क्रॉपिंग, बीच बीच में घास की लेयर एक क्रॉप के बाद दूसरी के बीच में छोड़ दें। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास है सेल्टर बेल्ट्स। सेल्टर बेल्ट्स कौन से होते हैं, आप बाउंड्रीज के ऊपर पेड़ लगा दें, यानी आपके खेत की बाउंड्री इस प्रकार, यानी आपका खेत ये है,
तो इसकी बाउंड्रीज पर यहाँ पेड़ लगा दें, तो इससे क्या होगा, जब भी हवा, एक तो हवा की फोर्स को कम कर दिया जाएगा इसके द्वारा, हवा की फोर्स कम होगी, और दूसरा हवा की फोर्स तो कम होगी, यहाँ से अगर कम हवा के साथ मिट्टी जाएगी तो बाउंड्री के पास जाकर रुक जाएगी, तो मिट्टी का कटाव फिर कम होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास सोइल इरोजन को रोकने के लिए। तो हमारा ये टॉपिक रिसोर्स डेवलपमेंट कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय लीविंग ए मैसेज और बाय मेकिंग ए कॉल टू मी। थैंक यू एंड